ऑलमोस्ट 50% कैंसर्स ऐसे हैं जो हम खुद कमाते हैं, हम खुद अर्जित करते हैं। वो हमारे पुअर लाइफस्टाइल चॉइसेस, खान पान जिसमें कि फाइबर की कमी हो रही है, कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का अभाव है, हम प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खा रहे हैं, तैलीय भोजन ज़्यादा खा रहे हैं, कंजम्पशन ऑफ टोबैको, अल्कोहल, और कुछ वायरसेस भी कैंसर करते हैं। तो ये मुख्य कारण हैं जो कैंसर्स करते हैं। जो आने वाली प्रोजेक्शंस हैं वो तो और भी भयावह हैं। जो हम लोग अपने जर्नल्स में पढ़ते हैं, जो प्रेडिक्शंस आती हैं एपिडेमियोलॉजिकल, वो ये इंडिकेट करती हैं कि आने वाले 20 साल में कैंसर बहुत ज़्यादा एक पैंडेमिक का रूप ले लेने वाला है। जैसे कहा जाता है कि लड़कियां आजकल नेल पेंट्स, लिपस्टिक या अलग अलग तरीके के जाकर के नेल वगैरह जो है अपने फाइलिंग वगैरह कराती हैं, या हेयर डाई, हेयर कलर का इस्तेमाल हो गया है। बर्तन हमारे बहुत बदल गए हैं पहले के ज़माने में, जैसे पहले हम आयरन के यूटेंसिल्स यूज़ किया करते थे, आजकल नॉन स्टिक वाले यूटेंसिल्स है। तो क्या इनमें से कुछ कारण हैं जो सच में कैंसर में तब्दील हो सकते हैं? कुछ मिथ्स हैं और कुछ सत्य है। जो मिथ्स हैं माइक्रोवेव को लेके, माइक्रोवेव में रेडियो वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव में जो खाना बनता है उसके कारण से कैंसर नहीं होता है, तो ये तो मिथ है। नॉन स्टिक बर्तन में नॉर्मली अगर आप खाना कुक कर रहे हैं वो कैंसर कारक नहीं होगा, पर अगर आपका नॉन स्टिक के बर्तन में खरोचे हैं, वो स्क्रैच्ड है, तो फिर उसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स आपके फूड में रिलीज होके लॉन्ग टर्म कंजम्पशन से कैंसर कारक हो सकते हैं। नेल पेंट में जो यूवी रेज वाले जो जेल नेल पेंट्स कराए जाते हैं, जिसके अंदर आपको आपके फिंगर्स को रखना पड़ता है यूवी रेज के नीचे, उसमें स्किन कैंसर्स की दर बढ़ने का इंडिकेशन है। तो बालों में जो लोग केराटिन कराते हैं, रिपीटेडली हेयर स्ट्रेटनिंग कराते हैं, उसमें यूट्रस के कैंसर्स बढ़ने के स्टडीज़ हैं, प्रूवन स्टडीज़ हैं कि हो सकता है। जो हेयर डाइज हैं, हेयर डाइज जो पुराने टाइम में होती थी जिसके अंदर अमोनिया होता है, उनसे ब्लड कैंसर्स की तादाद बढ़ती है। बट जो नॉन अमोनिया होते हैं वो सेफर होते हैं। ज़्यादातर हम कहते हैं कि अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से या डॉक्टर से पूछ के ऐसे कलर्स का प्रयोग करिए जो आपके शरीर के लिए सेफ है। कीमोथेरेपी में बहुत सच में पेन होता है, उस दौर से गुजरना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो एग्जैक्टली कीमोथेरेपी का रोल क्या है कैंसर के इलाज में, और क्या सच में ये इतना पेनफुल ट्रीटमेंट होता है? तो कैंसर में जब ट्रीटमेंट देते हैं तो एक होता है कि किसी ऑर्गन को हम बचाना चाहते हैं, जैसे फूड पाइप है, किसी को फूड पाइप का कैंसर है, हम चाहते हैं कि पूरा हम ना निकालें, या किसी को पेशाब की थैली का कैंसर, हम चाहते हैं कि पेशाब की थैली ना निकालें, तो उसमें हम कीमो या रेडिएशन पहले देते हैं ताकि वो सिकुड़ जाए ट्यूमर और हमें छोटा ही हिस्सा निकालना पड़े या ना निकालना पड़े। तो कीमो की अलग अलग इंडिकेशंस होती हैं। एक होती है न्यू एडजुवेंट, मतलब हम एक प्राइमरी ट्रीटमेंट से पहले दे रहे हैं ताकि कैंसर को छोटा करके फिर उसको आगे ट्रीट करें। दूसरा कीमो दिया जाता है कि आपने सर्जरी कर दी, अब ये ट्यूमर वापस लौट के ना आए, उसको हम कहते हैं एडजुवेंट। तो वहाँ कीमो का पर्पस है कि अगर कुछ कण ऐसे हैं जो आंख से नहीं दिखते हैं या टेस्ट में नहीं दिखाई देते हैं, तो वो बॉडी के अंदर वहीं के वहीं खत्म हो जाए। कैंसर अपने आप में ही एक गंभीर बीमारी तो है ही, लेकिन इसके इलाज को लेकर के लोग ज़्यादा घबराते हैं। लोगों को लगता है जब कैंसर का इलाज हो रहा होता है उस वक्त बॉडी में इतने बदलाव होते हैं और इतनी ज़्यादा पेन से गुजरना पड़ता है जो बर्दाश्त के बाहर होता है। हमने ऐसे बहुत सारे लोगों की स्टोरीज देखी हैं, सुनी हैं। बहुत से बॉलीवुड सेलेब्स हैं, बहुत से सिनेमा के अलग अलग एक्टर्स, एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपनी कैंसर की जर्नी के बारे में बताया है कि ट्रीटमेंट के दौरान उनके साथ क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही थी। तो ऐसे में लोगों के मन में तमाम तरह के मिथ्स भी बन जाते हैं कई बार कि जो कैंसर है वो तो अपने आप में ही एक सीरियस और खतरनाक बीमारी है ही, उससे बुरा उसका ट्रीटमेंट होता है। लेकिन क्या सच में ट्रीटमेंट इतना ज़्यादा जैसे लोग सोचते हैं उस तरीके का होता है? एग्जैक्टली कैंसर का इलाज होता कैसे है, किस स्टेज में किस हिसाब से इलाज होता है, वो कौन सा लास्ट स्टेज है जब इलाज भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, और आज के समय में क्या नए एडवांसमेंट्स आए हैं उसके बारे में जानना समझना हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि इंडिया में कैंसर के केसेस रैपिडली बढ़ रहे हैं, तो ज़रूरी है कि हम जानें कि आखिर ये बढ़ क्यों रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, और अगर कैंसर हो ही गया है तो फिर इसका इलाज क्या है। इसलिए हमने आज के सेशन को ऑर्गेनाइज किया है जिसमें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर कनिका, जो कि क्लिनिकल लीड और डायरेक्टर है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट नारायणा हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, इस सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। हम चाहेंगे डॉक्टर कि सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को एक बार ये चीज़ ज़रूर बताएं कि हमारे आज के समय में कैंसर के केसेस में इतनी बढ़ोतरी क्यों दिखी जा रही है। क्या ऐसे 4-5 फैक्टर्स हैं या कारण हैं जिसकी वजह से कैंसर पनप रहा है और इतनी तेज़ी से इसके केसेस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं? तो कैंसर की दर साल भर साल बढ़ती जा रही है, ये तो बिल्कुल क्लियर है।
मैं जब स्टूडेंट थी हम कहते थे साल में 6-6.5 लाख नए कैंसर केसेस आते हैं, और आज के दौर पे हम कहते हैं 15.5 लाख केसेस हर साल आने लगे हैं कैंसर के। तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से कैंसर केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा लाइफस्टाइल। ऑलमोस्ट 50% कैंसर्स ऐसे हैं जो हम खुद कमाते हैं, हम खुद अर्जित करते हैं। वो हमारे पुअर लाइफस्टाइल चॉइसेस, खान पान जिसमें कि फाइबर की कमी हो रही है, कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का अभाव है, हम प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खा रहे हैं, तैलीय भोजन ज़्यादा खा रहे हैं, कंजम्पशन ऑफ टोबैको, अल्कोहल, और कुछ वायरसेस भी कैंसर करते हैं। तो ये मुख्य कारण हैं जो कैंसर्स करते हैं। दूसरा, व्यायाम का अभाव, लाइफस्टाइल में जो हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं जिसके कारण से ओबेसिटी, खासकर पेट का मोटापा बढ़ रहा है, उनसे भी कैंसर्स बढ़ रहे हैं। और हमारा एनवायरनमेंट बहुत चेंज हो रहा है। एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूटेंट्स, केमिकल्स जो कि हमारी खाने की थाली में तो आ ही चुके हैं, बट हमारे एनवायरनमेंट में इनहेल भी हम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मिल के कैंसर के इंसिडेंट्स को बढ़ा रही हैं। बिल्कुल। और जो आने वाली प्रोजेक्शंस हैं वो तो और भी भयावह हैं। जो हम लोग अपने जर्नल्स में पढ़ते हैं, जो प्रेडिक्शंस आती हैं एपिडेमियोलॉजिकल, वो ये इंडिकेट करती हैं कि आने वाले 20 साल में कैंसर बहुत ज़्यादा एक पैंडेमिक का रूप ले लेने वाला है। बिल्कुल। तो जैसे आज के समय में ना कुछ लोग ऐसे रिस्क फैक्टर समझते हैं कि शायद पहले के मुकाबले आज में ये बदलाव हुए हैं तो कैंसर हो सकता है। कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे कहा जाता है कि लड़कियां आजकल नेल पेंट्स, लिपस्टिक या अलग अलग तरीके के जा कर के नेल वगैरह जो है अपने फाइलिंग वगैरह कराती हैं, या बहुत सारी चीज़ें कराती हैं, वो हो गए। हेयर डाई, हेयर कलर का इस्तेमाल हो गया है। बर्तन हमारे बहुत बदल गए हैं पहले के ज़माने में, जैसे पहले हम आयरन के यूटेंसिल्स यूज़ किया करते थे, आजकल नॉन स्टिक वाले यूटेंसिल्स है, माइक्रोवेव आ गया है, एयर फ्रायर आ गया है, फ्रोजन चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं हम, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। स्मोकिंग, अल्कोहल तो एक फैक्टर है ही। उसके अलावा प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो क्या इनमें से कुछ कारण हैं जो सच में कैंसर में तब्दील हो सकते हैं? कुछ मिथ्स हैं और कुछ सत्य है। जो मिथ्स हैं माइक्रोवेव को लेके, माइक्रोवेव में रेडियो वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव में जो खाना बनता है उसके कारण से कैंसर नहीं होता है, तो ये तो मिथ है। नॉन स्टिक बर्तन में नॉर्मली अगर आप खाना कुक कर रहे हैं वो कैंसर कारक नहीं होगा, पर अगर आपका नॉन स्टिक के बर्तन में खरोचे हैं, वो स्क्रैच्ड है, तो फिर उसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स आपके फूड में रिलीज होके लॉन्ग टर्म कंजम्पशन से कैंसर कारक हो सकते हैं। या आप सेम ऑयल को रीहीट करके बहुत बार यूज कर रहे हैं तो उस ऑयल के अंदर हाइड्रोकार्बन्स जनरेट होंगे, वो कैंसर कारक हो सकते हैं। तो खान पान में तो डेफिनेटली अगर आपने जली हुई चीजें, स्मोक्ड फूड जिसमें कार्बन ज्यादा है, बहुत ज्यादा खाते हैं तो ये कैंसर कारक हो सकते हैं। जैसे ये चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप बहुत ज्यादा स्मोक्ड फूड खाते हैं, देखिए कि हमारी जापानीज या जो चाइनीज फूड हैबिट्स हैं उनमें स्मोक्ड फिश का बहुत चलन है, तो उनके नेजोफेरिंजियल कैंसर जो कि स्मोक्ड फूड के कारण से ज्यादा होते हैं, उसका प्रचलन ज्यादा है इन कैंसर्स का। तो ये है। नेल पेंट में जो यूवी रेज वाले जो जेल नेल पेंट्स कराए जाते हैं, जिसके अंदर आपको आपके फिंगर्स को रखना पड़ता है यूवी रेज के नीचे, उसमें स्किन कैंसर्स की दर बढ़ने का इंडिकेशन है। तो बालों में जो लोग केराटिन कराते हैं, रिपीटेडली हेयर स्ट्रेटनिंग कराते हैं, उसमें यूट्रस के कैंसर्स बढ़ने के स्टडीज हैं, प्रूवन स्टडीज हैं कि हो सकता है। जो हेयर डाइज हैं, हेयर डाइज जो पुराने टाइम में होती थी जिसके अंदर अमोनिया होता है, उनसे ब्लड कैंसर्स की तादाद बढ़ती है। बट जो नॉन अमोनिया होते हैं वो सेफर होते हैं। ज़्यादातर हम कहते हैं कि अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से या डॉक्टर से पूछ के ऐसे कलर्स का प्रयोग करिए जो आपके शरीर के लिए सेफ है। बट अगर इन्हें नटशेल कहूँ ना, कोई भी केमिकल आपके शरीर में अगर बहुत लंबे समय तक संपर्क कर रहा है, वो आपके शरीर को किसी ना किसी तरह से नुकसान कर रहा है। तो मॉडरेशन इज द की। आप हर चीज में देखिए, हर उम्र में एक शौक होता है, आप एक सोशल एनिमल हो, आपको कुछ तो करोगे ही, बट सिलेक्टिवली चॉइस करो कि आप रिपीटेडली अपनी बॉडी पे ट्रॉमा नहीं कर रहे हो इन केमिकल्स के कारण से। क्योंकि खान पान में भी फूड एडिटिव्स, ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपके शरीर के अंगों को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर ही रही, बिल्कुल डैमेज हो ही रहे। जैसे हिसाब से फूड अडल्ट्रेशन हम देख रहे हैं आज के समय में, ना मसाले अच्छे हैं, ना चावल, रोटी, जो चीजें, इवन पानी, हवा तो खराब है ही, जो चीजें हम बना रहे हैं, पका रहे हैं, उसमें भी मिलावट होगी, हमें भी इस चीज का अंदाजा नहीं होता है। तो वो है कि एक ये सारे फैक्टर्स तो हैं ही। अब जैसे कैंसर के इलाज की जब भी बात आती है डॉक्टर, तो तमाम मिथ्स हैं लोगों के मन में। सबसे जो कॉमन लोगों को लगता है कि कैंसर हो गया है तो अब कीमोथेरेपी की जाएगी, बाल गिर जाएंगे, बचेंगे ही नहीं बाल, बहुत पेन होता है। ऐसे बहुत सारे कैंसर सर्वाइवर्स हैं जिनसे अगर आप बातचीत करो या अपनी वो स्टोरी, जर्नी शेयर करते हैं, तो वो बताते हैं कि कीमोथेरेपी में बहुत
सच में पेन होता है, उस दौर से गुजरना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो एग्जैक्टली कीमोथेरेपी का रोल क्या है कैंसर के इलाज में, और क्या सच में ये इतना पेनफुल ट्रीटमेंट होता है? पहली चीज़ तो ये रीअश्योर करना चाहूँगी कि कैंसर से डरे नहीं। देखो, जैसे ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज़ होती है, कैंसर भी एक बीमारी है। ब्लड प्रेशर, शुगर की दवाई आप आजीवन लेते हैं। कैंसर का ट्रीटमेंट क्षणिक होता है, एक फेज आता है कि आपका किसी का 3 महीने का है, किसी का 6 महीने का है। तो भय के कारण से लोग ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, ये गलत है। क्योंकि आज के दौर में बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी आ चुकी है कि जो साइड इफ़ेक्ट्स आप सुनते थे या देखते थे, उनकी परसेंटेज कम हो गई है। अब मैं सिंपल बताती हूँ कि जब मैं ट्रेनिंग ले रही थी आज से 25 साल पहले, तो जब हम बच्चेदानी के मुख का कैंसर का ट्रीटमेंट करते थे, तो पेशाब की थैली या लेट्रिन के रास्ते में जो साइड इफ़ेक्ट्स थे, वो 30-40% बताते थे हम अपने पेशेंट्स को कि पेशाब में, लेट्रिन में खून आने की दर 30-40% होगी। अब हम कहते हैं 5-8%। तो टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई है, जिसके कारण से साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल्स बेटर हो गई हैं, फॉर श्योर। बट कब कैंसर डिटेक्ट हुआ, उसका बहुत रोल होता है। अगर आपने स्टेज 1 में कैंसर पकड़ लिया, तो आपको हो सकता है इतनी सारी चिकित्सा प्रणालियों की आवश्यकता ही ना पड़े। अगर अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, है ना? तो अर्ली स्टेज कैंसर्स में कई केसेस में रेडिएशन कीमो की आवश्यकता नहीं होती है। एक सिंगल ट्रीटमेंट से आप ये सब अवॉइड कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम देते भी हैं ट्रीटमेंट, तो हर ट्रीटमेंट से हेयर लॉस नहीं होता है। कीमोथेरेपी की बात करें तो कीमोथेरेपी एक तरह से कुछ केमिकल्स हैं जो आपके शरीर में इंजेक्ट किए जाते हैं ताकि कैंसर सेल्स को डिवाइड करने से रोक दें। ठीक है। बट अब वो जब बॉडी में जाते हैं, अब उनको केमिकल्स को तो नहीं पता है कि ये कैंसर सेल है और ये नॉन कैंसर सेल है। तो जो भी बॉडी का डिवाइडिंग सेल होता है वो उसको रोक देते हैं। तो डिवाइडिंग सेल्स हमारे बाल ग्रो करते हैं, या हमारे जो माउथ के अंदर जो हमारा मिकोजा होता है, जो चमड़ी अंदर की मुख की होती है, वहाँ पे छाले वगैरह इसलिए आते हैं क्योंकि डिवाइडेड सेल्स को कीमो टारगेट कर रही है। बट साइड इफेक्ट्स की ड्यूरेशन होती है। जैसे अगर किसी के बाल जाते हैं तो कीमो खत्म होने के तीसरे हफ्ते में आना भी शुरू हो जाते हैं। या आजकल हमारे पास कुछ स्कैल्प कूलिंग टेक्निक्स भी आ गई हैं। स्कैल्प कूलिंग टेक्निक्स में क्या किया जाता है, जैसे ब्यूटी पार्लर्स में एक वो हेलमेट पहनाया जाता था, उस तरह से एक हेलमेट पहना दिया जाता है ताकि ब्लड सप्लाई आपकी स्कैल्प की कम हो जाए, ताकि कीमो का दबाव वहाँ कम जाए। तो उससे वहाँ के डिवाइडिंग सेल्स को हम बचा सकते हैं हेयर लॉस से। वैसे ही रेडिएशन में हम स्कैल्प स्पेयरिंग रेडिएशंस करते हैं कुछ कुछ केसेस में, ताकि हेयर लॉस ना हो। और सबका हेयर लॉस नहीं होता है। अगर मैं किसी की टांग की रेडिएशन करूंगी तो सर के बाल नहीं जाएंगे। तो कई बार लोग ये भी सोच के कि हेयर लॉस होगा ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं। पर पहली चीज डिटर्मिन करिए कि आप में हेयर लॉस की टेंडेंसी होगी भी कि नहीं। सो डू नॉट फियर। बट डेफिनेटली ये कहूँगी कि कैंसर ट्रीटमेंट की जर्नी डिफिकल्ट होती है क्योंकि वो इमोशनली और फिजिकली डिमांडिंग होती है। बिल्कुल। पहली चीज़, जब भी किसी का ट्रीटमेंट हो, पहले तो उनको मेंटली रेडी होना पड़ता है कि ये 5-6 महीने थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी। कुछ चीज़ें हैं जिनको हम कहते हैं अकम्पनीमेंट ऑफ ट्रीटमेंट, वो मेडिकली हम नहीं हटा सकते हैं, वो होंगे ही होंगे साइड इफेक्ट। बट काफ़ी साइड इफेक्ट ऐसे होते हैं जिनके प्रति हमारे पास इफेक्टिव मेडिसिन होती हैं, तो हम जो आपका डिस्कम्फर्ट है उसको हम कम कर सकते हैं। जैसे कीमो के बाद किसी को बॉडी एक्स हो रही हैं, तो हम लोग काफ़ी फटीग को लेके या बॉडी एक्स को लेके आपको मेडिसिन दे देते हैं कि ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। और कुछ आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस भी करते हैं, वो भी हेल्पफुल होते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स को हम कहते हैं हाइड्रेशन अच्छी रखिए। अगर बॉडी में फ्लूइड लेवल अच्छे होते हैं तो ये जो जनरलाइज फटीग होती है वो कम होती है, या इलेक्ट्रोलाइट्स आप सही से लेते हैं तो फटीग कम होती है। तो मेजर्स भी हम आपको डेफिनेटली बताएंगे ताकि आपकी जर्नी कंफर्टेबल रहे। एंड मेडिकल फील्ड आपके साथ खड़ी है इस दौर के लिए कि आपके लिए इतना भी डिफिकल्ट ना हो जाए कि आप उसमें से उठ ही ना पाए। करेक्ट है। जो स्टेज ऑफ डिजीज है, मैं वापस उसी पे आऊंगी, उससे डिटरमिन होता है कि कितना एक्सटेंट ऑफ साइड इफेक्ट हम एंटिसिपेट करते हैं। अब अगर किसी को माने कि एक स्टेज 3 गले का कैंसर है, तो पहले सर्जरी होगी, तो सर्जरी के कारण से कुछ हिस्से निकाले जाएंगे, तो थोड़ा लाइफस्टाइल में चेंजेस आएंगे। अगर किसी की आधी जिब्बा निकाल देंगे तो स्पीच में थोड़ा चेंज आएगा, खान पान में थोड़ी सी उनको दिक्कत महसूस हो सकती है। और उसके बाद हम जब रेडिएशन या बाकी ट्रीटमेंट्स देंगे तो थोड़ा स्टिफनेस वगैरह कुछ टाइम तक रह सकता है। बट इसमें भी आपके फिजियोथेरेपी या रिहैबिलिटेशन बहुत हेल्प करती है। तो आपको ट्रीटमेंट के बाद रिहैबिलिटेशन स्टार्ट नहीं करनी है। जिस दिन से ट्रीटमेंट शुरू हो, आप मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर्स के अलावा न्यूट्रिशनिस्ट और फिजियोथेरेपी वालों के साथ रेगुलरली मिलिए, ताकि वो आपकी जर्नी को कंफर्टेबल कर दें। क्योंकि आपकी कैंसर ट्रीटमेंट में न्यूट्रिशन आपकी बैकबोन रहती है। ओके। जो पेशेंट्स अच्छे से खाते पीते रहते हैं, उनकी ट्रीटमेंट जर्नी में उनको हिकअप्स या डिलेज कम होते हैं। और न्यूट्रिशनिस्ट आपको गाइड करते हैं कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा सवाल होता है ज़्यादातर लोगों का कि क्या खाएं, कैंसर ट्रीटमेंट चल रही
रही है तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है अगर कोई कैंसर जर्नी में सक्सेसफुली कंफर्टेबली आगे निकलना चाहे तो। कीमोथेरेपी जो आपने बोला तो वो स्टेज के हिसाब से दी जाती है, आपने ये चीज़ जी। बताई। कॉस्टिंग क्या होती होगी इसकी? हर दवाई का अलग कॉस्ट होता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके ऊपर पेटेंट नहीं होते हैं, तो वो रेंज करती हैं कि फार्मा में आपको 500 से लेके 5000 तक अलग अलग कॉस्टिंग पे मिल सकती है। हर ड्रग की अलग कॉस्टिंग होती है। जिनके पेटेंट होते हैं, विदेशों से आयात किया जाता है, ज़्यादातर वो कॉस्टली होती हैं दवाइयाँ। बट ज़्यादातर कीमोथेरेपी ड्रग्स जो हैं वो आपकी, अगर आपने इंश्योरेंस ली होती है तो इंश्योरेंस कवर करती है, और अगर इंश्योरेंस नहीं भी है तो आजकल बहुत ज़्यादा पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स भी होते हैं जो फार्मा ऑफर करता है उन लोगों के लिए जिनके अंदर इतना क्षमता नहीं है कि वो ट्रीटमेंट ना करा। बिल्कुल। तो कीमोथेरेपी जो है ये एग्जैक्टली क्या सभी कैंसर में इस्तेमाल की जाती है, या ये भी डिपेंड करता है कि किस टाइप का कैंसर है तो उसी में स्पेसिफिकली कीमोथेरेपी दी जाएगी? तो कैंसर में जब ट्रीटमेंट देते हैं तो एक होता है कि किसी ऑर्गन को हम बचाना चाहते हैं, जैसे फूड पाइप है, किसी को फूड पाइप का कैंसर है, हम चाहते हैं कि पूरा हम ना निकालें, या किसी को पेशाब की थैली का कैंसर, हम चाहते हैं कि पेशाब की थैली ना निकालें, तो उसमें हम कीमो या रेडिएशन पहले देते हैं ताकि वो सिकुड़ जाए ट्यूमर और हमें छोटा ही हिस्सा निकालना पड़े या ना निकालना पड़े। तो कीमो की अलग अलग इंडिकेशंस होती हैं। एक होती है न्यू एडजुवेंट, मतलब हम एक प्राइमरी ट्रीटमेंट से पहले दे रहे हैं ताकि कैंसर को छोटा करके फिर उसको आगे ट्रीट करें। दूसरा कीमो दिया जाता है कि आपने सर्जरी कर दी, अब ये ट्यूमर वापस लौट के ना आए, उसको हम कहते हैं एडजुवेंट। तो वहाँ कीमो का पर्पस है कि अगर कुछ कण ऐसे हैं जो आंख से नहीं दिखते हैं या टेस्ट में नहीं दिखाई देते हैं तो वो बॉडी के अंदर वहीं के वहीं खत्म हो जाए। तीसरा सिनेरियो जब हम कीमो देते हैं वो होता है जब एक फैला हुआ कैंसर है या स्टेज 4 का कैंसर है जो कि शरीर के अलग अलग हिस्सों में ऑलरेडी जा चुका है, तो वहाँ पे कीमो पूरे शरीर में जाती है और जहाँ जहाँ कैंसर सेल्स हैं उनको दबाती है। तो ये 3 रोल्स होते हैं। अभी जैसे कीमोथेरेपी की हमने बात की, एक और ट्रीटमेंट इस्तेमाल किया जाता है टारगेटेड थेरेपी, तो इसके बारे में बताइए कि ये कैंसर के किस स्टेज में इस्तेमाल किया जाता है और इससे इलाज में क्या मदद मिलती है, और क्या ये भी स्पेसिफिक टाइप के कैंसर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो जैसे हमने समझा कि कैंसर सेल्स जो होते हैं वो डीएनए डिफेक्ट से होते हैं। जो डीएनए है, जो हमारा सेलुलर जिसको कह सकते हैं एक सरकार है सेल की, जो गाइड करती है कि आप ऐसे चलिए, ऐसे ग्रो करिए, तो वहाँ पे कभी कभी कुछ म्यूटेशंस होती हैं। उन म्यूटेशंस को आइडेंटिफाई करके हम स्पेसिफिक दवाइयाँ दे सकते हैं। तो एक तरह से हमें एक टारगेट मिल गया है जो कि दोषी है, जिसकी वजह से ये कैंसर बन रहा है, हम उसी के अगेंस्ट एक स्पेसिफिक दवाई अगर देते हैं तो उसको हम कहते हैं टारगेटेड थेरेपी। ये यूनिफॉर्मली सबको नहीं दी जाती। कुछ कुछ कैंसर्स के लिए उपलब्धियां आ गई हैं जहां हमें टारगेट पता है और उसके लिए एक सशक्त दवाई भी क्रिएट हो चुकी है। कुछ सिनेरियोज में टारगेट्स आइडेंटिफाई नहीं होते। अगर टारगेटेड की बात करें तो 100% पेशेंट्स में टारगेटेड का एडवांटेज नहीं होता है। हम डिटर्मिन करते हैं कुछ बायोप्सी पे टेस्ट करके या नेक्स्ट जीनोम सीक्वेंसिंग करके, जिससे हमें कुछ टारगेट्स की पूरी शेड्यूल मिल जाती है कि ये इनकी बॉडी में टारगेट्स हैं जो डिफेक्टिव हैं और उसके प्रति ये दवाई कारगर होगी। बायोप्सी की सॉरी हम आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे, बट आपने बायोप्सी बोला, कई लोगों के मन में एक ये मिथ रहता है कि बायोप्सी से कैंसर पूरे शरीर में फैल जाएगा। सच्चाई है इस बात में? नहीं, बायोप्सी से कैंसर नहीं फैलता है, और बायोप्सी एक बेसिक स्टेप है जिसके बाद ही हम आगे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये भ्रम कैसे आया? कई बार लोग बायोप्सी करा लेते हैं और उसके बाद ट्रीटमेंट में देरी हो जाती है, 3 महीने 4 महीने, तो फिर जिस जगह से टुकड़ा लिया गया है तो वो वहाँ पे ऑब्वियसली आपने उसको छेड़ा है तो वहाँ पे आपको बड़ा हुआ दिखेगा उस स्पॉट पे। बट अगर आपने बायोप्सी के बाद टाइमली ट्रीटमेंट कराया है तो बायोप्सी की वजह से कैंसर नहीं फैलेगा, दैट इज डेफिनेटली फॉर श्योर। दूसरा एक मिथ और भी है कि अगर लोहा लग गया या चाकू लग गया तो कैंसर फैलेगा। अब वो मिथ इस कारण से है कि जब शुरुआत में कैंसर ट्रीटमेंट इवॉल्व हो रही थी, हमारे ऑन्कोलॉजिकल प्रिंसिपल्स अभी तक बहुत क्लियर नहीं थे, तो सर्जरीज में बहुत क्लैरिटी नहीं थी। तो जब सर्जरीज की जाती थी तो जो औजार सर्जरी के लिए इस्तेमाल किए जाते थे तो वो वही जो ट्यूमर को छेड़ने के लिए लगते थे, वही चमड़ी पे टांके लगाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते थे। तो कई बार टांकों के आसपास छोटे छोटे ट्यूमर नोड्यूल्स आ जाते थे। अब जो है मेडिकल साइंस में अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैंसर इतनी है कि हमारे सर्जन्स जो ऑन्को सर्जन्स होते हैं वो इतना ज़्यादा मिलिट्री डिसिप्लिन के साथ सर्जरी करते हैं। ऑन्कोलॉजिकल सर्जरीज बहुत डिफरेंट होती हैं, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है कि जो ट्यूमर के लिए आपने मेडलिंग करी है वो आपके एब्डोमिनल सूचरिंग के लिए नहीं यूज होंगे। तो उसकी वजह से ये जो लोहा से कैंसर फैलता है वो अब एक मिथ बन चुका है। ठीक है, टारगेटेड थेरेपी के बारे में टारगेटेड थेरेपी का एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है लंग कैंसर। लंग कैंसर को हम कहते हैं पोस्टर चाइल्ड ऑफ ऑन्कोलॉजी। लंग कैंसर
अगर स्टेज 4 का होता था तो पहले हम कहते थे 9 से 11 महीने के जीवन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बस। बट अब टारगेटेड थेरेपी के कारण से अब हम स्टेज 4 कैंसर्स को भी 5-6 साल तक बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जीवित देखने लगे हैं। जैसे कुछ म्यूटेशंस हम देखते हैं, लंग कैंसर पेशेंट्स में एल क्रॉस म्यूटेशंस देखी जाती हैं, अगर ये पॉजिटिव निकल आती हैं तो बड़ी अच्छी सशक्त टारगेटेड टैबलेट्स भी आती हैं इन कुछ पेशेंट्स में, जो कि आपको घर पे ही लेनी है। बस अब समय समय पे आपको जांच करानी है कि कैंसर कंट्रोल में चल रहा है कि नहीं चल रहा है देखने के लिए, और ये मेडिसिन लोग आजीवन 5-5 साल तक ले रहे हैं और सर पे बाल भी हैं, स्किन में कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ तक कि कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं, मेरी अपनी एक पेशेंट है, वो ब्यूटी पैजेंट में एंट्री के लिए फोटो भेज रही थी मुझे कि मैं कौन सा फोटो भेजूं क्योंकि मैं पैजेंट में जाना चाहती हूँ। शी इज ऑन दैट ट्रीटमेंट विद स्टेज 4। तो टारगेटेड हैज बीन लाइफ चेंजिंग फॉर मल्टीपल कंडीशंस, बट ये केवल कुछ सेट ऑफ कैंसर पेशेंट्स में ही हम ऑफर कर पाते हैं। और कुछ कारण ये भी होते हैं कि कुछ में टारगेट नहीं मिलता और कुछ कारण में फाइनेंशियल भी इश्यूज होते हैं, क्योंकि जो ये दवाइयाँ बाहर से विदेशों से आयात होती हैं, कई बार ये साल में 24-30-60 लाख तक की कीमत रखती हैं, तो हर व्यक्ति के क्षमता में नहीं होता है कि इस तरह की दवाइयों को वो अफोर्ड कर सके। ठीक है, तो टारगेटेड थेरेपी की हमने बात की, इसके बाद एक आती है इम्यूनोथेरेपी। इसके बारे में बताइए कि इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल जो है वो कैंसर के इलाज में कब किया जाता है, इसकी कॉस्टिंग क्या है और इससे क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं कैंसर के इलाज में। जब सेल्स बन रहे होते हैं बॉडी में कैंसर के, तो आपकी अपनी बॉडी उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। जब वो कम अमाउंट में होते हैं तो आपकी अपनी बॉडी उसको डिस्ट्रॉय कर देती है ताकि कैंसर शरीर में पूरा ओवर्ट रूप में ग्रो ना करे। तो इसी प्रिंसिपल को लेके कुछ थेरेपीज ऐसी हैं जो आपके अपने बॉडी के सेल्स को सशक्त करती हैं कि वो कैंसर सेल्स को मार दें, वो इम्यूनोथेरेपी है। ठीक है। तो उसके अंदर कुछ ऐसे एंटीजेंस डाले जाते हैं ताकि आपकी बॉडी उन कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई कर ले कि ये शरीर में टेररिस्ट है और मुझे इसको मारना है। बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर कहूँ तो इम्यूनोथेरेपी आपकी अपनी ही बॉडी को कैंसर को मारने में ज़्यादा सशक्त कर रही है। तो इसमें भी इम्यूनोथेरेपी काफ़ी ट्यूमर्स के लिए आ चुकी है। और इसमें इम्यूनोथेरेपीज की सबसे बड़ी जो एडवांटेज जो हम देखते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहती है पेशेंट्स की। जो हम बात कर रहे थे हेयर लॉस वगैरह की, टारगेटेड थेरेपीज और इम्यूनोथेरेपीज में हेयर लॉस वगैरह अधिक नहीं देखा जाता है। इनके भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, अलग सेट ऑफ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे थायराइड में कुछ इशू आना, जो कि फिर थायराइड की मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होना, या डायबिटीज थोड़ा फ्लेयर अप हो जाना, जो कि डॉक्टर्स अवेयर होते हैं कि इन दवाइयों का ये इफेक्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्किन रैशेज आ सकते हैं, तो उसके लिए भी मेडिसिन दी जाती हैं। बट जो टिपिकल कीमोथेरेपी रिलेटेड साइड इफेक्ट्स हैं वो इम्यूनोथेरेपीज में कम होते हैं और एफिकेसी अच्छी होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक दिया जा सकता है। क्या कॉस्टिंग होती है इसकी? कॉस्ट ड्रग टू ड्रग है, इसमें भी इट में रेंज फ्रॉम ऑलमोस्ट 20-24 लाख से लेके ना कुछ तो करोड़ में भी चली जाती है। ओके, तो ये भी एक्सपेंसिव है मतलब। हाँ, बट अच्छी बात यह है पिछले 3 वर्षों में हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारी दवाइयों के ऊपर से जो आयात शुल्क है वो हटा दिया है। हाँ। तो उससे काफ़ी रीच आ गई, और आने वाले समय में बायोसिमिलर्स जो कि इन्हीं दवाइयों से मिलते जुलते हमारे देसी वर्जन जो होंगे वो जब आ जाते हैं तो कीमत गिर जाती है। जैसे एक ड्रग आया था हेड एंड नेक कैंसर्स में हम यूज़ करते हैं, उसकी कॉस्ट 50,000 से 14,000 हो गई क्योंकि हमारे अपने देश में वो बनने लगा है। तो बेस्ट वे तो यही होगा कि जब मेक इन इंडिया में हमारे अपनी दवाइयाँ बनने लगेंगी तो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट डाउन जाए। बिल्कुल, ये ज़रूरी भी है और ये अच्छी चीज़ भी है, सो दैट अगर किसी को ज़रूरत पड़ रही है तो फाइनेंशियली वो इस चीज़ से मुकरे ना या पीछे ना हटे कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये इलाज नहीं करवा सकता है। एक और प्रगति जो मैं बताना चाहूँगी क्योंकि मेरी विशेषता का है वो है रेडिएशन। हाँ बिल्कुल, हम उसी पर ही आ रहे थे कि रेडिएशन थेरेपी के बारे में भी बताइए कि इसका इलाज जो है कैंसर में कैसे होता है, कौन से स्पेसिफिक कैंसर के लिए ये दी जाती है। और एक कॉमन सवाल रहता है डॉक्टर कि रेडिएशन जो है उसके बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो अलग से आपको कैंसर कर सकता है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? रेडिएशन एक तरह से एक्सरे है। रेडिएशन हाई एनर्जी एक्सरेज हैं जो कि सेल के डीएनए को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ताकि वो ग्रो करने की क्षमता खो दे। कैंसर सेल वो सबको ही करता है, बट पहले जब हम रेडिएशन देते थे हम एक चौकोर निशान लगा देते थे कि इस पूरे एरिया में रेडिएशन देना है, और वो चीज़ पहचान नहीं पाती थी कि ये कैंसर सेल्स हैं या ये नॉर्मल सेल्स हैं। तो वो बराबर की डोज कैंसर और नॉन कैंसर टिश्यू को देती थी, जो हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी थी। तो इसीलिए साइड इफेक्ट्स बहुत होते थे उस दौर में। जैसे मैंने बताया कि पेशाब की थैली में झुलसना या पेशाब में
खून आना, लेट्रिन में खून आना बहुत आता था, क्योंकि जैसे बच्चेदानी का कैंसर का ट्रीटमेंट किया तो उसके आगे पीछे के जो ऑर्गन्स हैं उनको भी बराबर की डोज चली जाती थी। पर आज के दौर में अब हम करते हैं कॉन्फॉर्मल रेडिएशन। कॉन्फॉर्मल रेडिएशन में क्या किया जाता है, हर चीज़ जो है सीटी स्कैन में आइडेंटिफाई की जाती है। तो जो कैंसर वाला ऑर्गन है उसके आसपास के जितने भी मासूम ऑर्गन्स हैं उनको रेडिएशन बिल्कुल मिनिमाइज कर दी जाती है। अब हम उस रेडिएशन को इस तरह से ड्रॉ करके डोज डिटरमिन करते हैं कि 1-2 मिलीमीटर के दायरे में भी जो आपके टिश्यूज आ रहे हैं उनको भी हम रेडिएशन से बचा लें। तो इसको हम आजकल कहते हैं टारगेटेड रेडिएशन। तो टारगेटेड रेडिएशन में साइड इफेक्ट प्रोफाइल्स बहुत अच्छी हो गई हैं। जब हम टारगेटेड दे पा रहे हैं तो हम डोज को भी कभी कभी एस्केलेट कर पाते हैं, तो उससे हमारे जो आउटकम है वो भी बेटर होने लगे हैं। तो आज के दौर में जो रेडिएशन दी जाती है, जो कि लीनियर एक्सेलरेटर्स द्वारा दी जाती है, वो सेफ होती है। सेकेंडरी मैलिग्नेंसीज जो आपने बोला कि कैंसर भी हो सकता है कैंसर रेडिएशन से, तो वो हम बच्चों के लिए थोड़ा सा अवेयर रहते हैं। जब हम चाइल्डहुड कैंसर ट्रीट करते हैं तो हम रेडिएशन बहुत सिलेक्टिवली यूज़ करते हैं। अगर किसी का ग्रोइंग ब्रेन है, 3 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है, तो हम रेडिएशन अवॉइड करते हुए और ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स पहले अडॉप्ट करते हैं। बट अगर बाकी की ट्रीटमेंट्स काम नहीं कर रही हैं तो फिर हमें रेडिएशन देना चॉइस रहता ही है, क्योंकि लाइफ उस टाइम बचाना जरूरी है। 20 साल बाद अगर कैंसर होना है तो बच्चे को 20 साल का जीवन तो पहले मिल जाए। ठीक है। तो सेकेंडरी मैलिग्नेंसीज का जो साइंटिफिक डेटा है वो लेस देन 2% होता है कि रेडिएशन के कारण से किसी को कैंसर होगा, वो 2% से कम होता है। और उस चीज को भी हम माइंडफुल होके हमेशा डिटर्मिन करते हैं कि किसको देनी है, किसको नहीं देनी है। वैसे ज्यादातर हम देखते हैं 60 to 70% कैंसर पेशेंट्स को रेडिएशन की आवश्यकता पड़ी जाती है, या तो उस ऑर्गन को बचाने के लिए या बीमारी को वापस आने से रोकने के लिए। इसकी कॉस्टिंग क्या होती है रेडिएशन थेरेपी? रेडिएशन में टेक्निक्स होती हैं। बेसिक रेडिएशन जो कि सिर्फ कष्ट निवारक हैं, जैसे किसी को ब्लीडिंग हो रही है या दर्द हो रही है, उसको दबाने के लिए दे रही हैं तो 50-60,000 के आसपास की रेडिएशन हो जाती है। अगर हम हाई एंड रेडिएशन दे रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया बहुत फोकस्ड हाई डोज स्टीरियोटैक्टिक ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं, तो 3-3.5 लाख के करीब खर्चा उसका बैठ जाता है। एक हमारे देश में अब रेडिएशन की और एक प्रणाली प्रोटॉन थेरेपी जिसको कहते हैं वो भी उपलब्ध है। हमारे देश में 2 सेंटर्स हैं, चेन्नई में और मुंबई में, जो ऑफर कर रहे हैं। उसमें कॉस्ट 30 लाख 25 से 30 लाख के करीब बैठ जाती है। बट 90% केसेस में जो रेडिएशन एम्प्लॉय हो रही है वो 2.5 से 3 लाख के अंदर डिलीवर हो जाती है। डॉक्टर, अभी हमने जो स्पेसिफिकली 4 मेजरली मोटा मोटी जिन ट्रीटमेंट्स की बात की, क्या इन सभी ट्रीटमेंट्स के बाद भी अगर चीज़ें ठीक हो गई तो भी कैंसर वापस से आने के चांसेस होते हैं? तो कैंसर में वापस आने की टेंडेंसी होती है, पर वो डिटर्मिन होती है स्टेज पे। अगर हम बच्चेदानी के कैंसर्स की बात करें, अगर किसी को हमने स्टेज 1 में ट्रीट कर लिया तो 95% चांस है कि बीमारी वापस नहीं आएगी। 5% चांस है कि बीमारी आ सकती है। अगर वही बीमारी स्टेज 3 की होती है तो स्टेज 3 में आज के दौर में हम कहते हैं 80 to 90% चांस है कि वो क्योर्ड रहेंगी। 10 to 15% चांस है कि वो बीमारी वापस आ सकती है। स्टेज 4 में ठीक होने की गुंजाइश 5 to 10% होती है। 90% चांस होते हैं कि हम उसको सिर्फ दबा रहे हैं और वो लौट के दोबारा आएगी। तो ये स्टेज पे डिटर्मिन होता है। और कुछ बीमारियों की सेलुलर अपनी टेंडेंसी भी होती है, क्योंकि कैंसर कहने को एक शब्द है पर ये अपने में हजारों बीमारियां हैं। कोई लिम्फोमा है, कोई सार्कोमा है, कोई एडिनोकार्सिनोमा है, कोई स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है। हर एक की प्रवृत्ति अलग होती है, हर एक का ग्रेड अलग होता है। तो वो जब हम आपका इवैल्यूएशन करते हैं तो ज़्यादातर हम ये चीज़ साझा करते हैं कि आपकी ये स्टेज ऑफ बीमारी है और इसमें ठीक होने की गुंजाइश कितनी है और बीमारी को वापस आने की गुंजाइश कितनी है। और कुछ में वापस आने की गुंजाइश को दबाने के लिए भी कुछ मेडिसिन होती हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में यदि महिला को हार्मोन पॉजिटिव ट्यूमर है तो हम 8-10 साल तक कोई टैबलेट देते हैं ताकि वो जो बीमारी वापस आ सकती है उसको हम दबाए रखें। एक चीज़ यहाँ और ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो तंबाकू सेवन करते हैं, अगर कोई तंबाकू सेवन करता है और उसको कैंसर हुआ है तो हम कैंसर अगर क्योर भी कर लेते हैं तो 20-25% रिस्क रहता है, क्योंकि कैंसर तो रच चुका है शरीर में, सॉरी तंबाकू तो रच चुका है शरीर में। तो तंबाकू ने जहाँ जहाँ भी अपना असर दिखाया है, फ्यूचर में उन ऑर्गन्स में भी हम कैंसर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर हम मेडिकल टर्म कहते हैं फील्ड कैंसराइजेशन, कि आपका माउथ हो गया, थ्रोट हो गया, फेफड़े, किडनीज, इनमें भी हमें सर्विलेंस करनी पड़ती है कि कहीं कोई नया कैंसर ना बने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी ज़रूरी है। आई थिंक इस सेशन में हमने जो भी बातचीत की है वो बहुत ही वैल्यूएबल निकल करके सामने आई है। हम चाहते हैं डॉक्टर जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को एज अ फाइनल गो टू होम मैसेज ये ज़रूर बताएं कि कैंसर के इलाज से डरना नहीं चाहिए, और अगर भगवान न करे लेकिन किसी को कैंसर हो गया तो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। पहली चीज़ तो मैं कहना चाहूँगी जांच ही जीत है।
आप स्क्रीनिंग रेगुलरली कराइए, ताकि अगर बीमारी आपके शरीर में बन रही है तो हम उसको बिल्कुल पहली या दूसरी स्टेज में पकड़ लें। क्योंकि जितनी अर्ली हम कैंसर डिटेक्ट करते हैं, क्योर रेट्स उतने ही अच्छे होते हैं, और जो साइड इफेक्ट प्रोफाइल है वो अर्ली स्टेज डिजीज में कम ट्रीटमेंट की वजह से कम रहता है। साइड इफेक्ट प्रोफाइल, आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा अच्छा मिलता है। अगर इस बीमारी से ग्रस्त हैं तो घबराएं नहीं। आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, हमारे अपने देश में उपलब्धियां इतनी हैं कि इलाज से बीमारी को कंट्रोल करने के चांसेस बेटर हो रहे हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर है। 3-4 चीज़ों का ध्यान देना है। अगर किसी को कैंसर है तो उसको केवल शारीरिक बल नहीं चाहिए, उसको मानसिक बल भी चाहिए। परिवारजनों को बहुत अच्छे से इनको सपोर्ट करना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा, जिसको कह सकते हैं, चैलेंज हो जाता है कि आप फिजिकली भी जूझ रहे हो और फैमिली सपोर्ट नहीं है। तो प्लीज सपोर्ट पीपल अराउंड सो दैट दे कैन कंफर्टेबली विन दिस जर्नी। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी और कीमती जो इन्फॉर्मेशन है हमारे साथ शेयर करने के लिए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। I definitely did. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। इसे शेयर जरूर करिएगा और ऐसे और भी वीडियोस के लिए NVT लाइव को फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू।